डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का पुनः स्वागत है मेरे साथ। हमने आपको इससे पहले की क्लासों में बताया था कि यूरोपियों का भारत आगमन। उससे आज मैं आपको आगे लेके चलूँगा कि यूरोपियों का भारत आगमन से आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अब ब्रिटिश सर्वप्रथम आके बंगाल पे वो अपना कब्जा जमाता है और वहाँ पे आके वो अपना व्यापारिक गतिविधि करते करते किस तरह से वो राजनीतिक षड्यंत्र करके वहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध के बाद जस्ट उसने बक्सर का युद्ध का नींव रखता है और किस तरीके से फिर वो जाके पूरा बंगाल में अपना कब्जा जमा लेता है। तो देखते आज हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश का बंगाल विजय। ब्रिटिश का बंगाल विजय। देखिए आपको पता होगा जैसे कि हम लोग इंडिया का मैप बना लेते हैं। इंडिया का मैप हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखिए टेम्पररी काम चलाओ मैप में आपको बनाने सिखाता हूँ। ऐसे आप लोग लाइन खींच लीजिए, उसके बाद हल्का ऐसे कीजिए, हल्का ऐसे कीजिए, ऐसे लेके ऐसे खींच दीजिए। थोड़ा लग रहा है इधर कौन बन गया है, तो एक काम करते हैं, जस्ट एक मिनट आप लोग को थोड़ा सा सहूलियत कर देते हैं। तिरछा हो गया है, इसको आप लोग ऐसे लेके हल्का ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये मोटा मोटी आपको भारत का नक्शा ऐसा दिखेगा। बस अपने को काम चलाना है, ये नहीं दिमाग लगाना है सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो देखिए बंगाल का जो क्षेत्र है, सर्वप्रथम ब्रिटिश आया तो बंगाल को ही क्यों अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो देखिए ब्रिटिश जिस समय आती है तो वह जो है 3 ऐसे प्रांत हैं जहां पर वो अपना कब्जा करती है, जिसमें कि प्रथम आपका हो गया बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी बनाता है वो बंगाल। एक हो गया मद्रास और एक हो गया बम्बई प्रेसिडेंसी। एक हो गया बम्बई प्रेसिडेंसी। ये 3 जगह पे ब्रिटिश, लेकिन सर्वप्रथम आज जो हम बात करेंगे, हम लोग आज बंगाल की बात करेंगे कि किस प्रकार बंगाल में आके ब्रिटिशों ने यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया भारत। शुरुआती दौर में जब ब्रिटिशों का आना हुआ तो ये कहाँ पे आए थे ब्रिटिश शुरुआत में, ये दक्षिण के साइड में आए थे। दक्षिण के साइड में ये यहाँ पर जो पुर्तगाल का शासक वो था, वहाँ पर वो कौन था, वास्को डी गामा, वो आ रहा था कोचीन के मालाबार तट पर। कोचीन आता है जहाँ पे उसका क्या कहते हैं जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो उसके बाद अब हम लोग बंगाल में देखेंगे तो बंगाल के ये पूरा दक्षिण का साइड है। और ये दक्षिण के साइड में क्यों आया, क्योंकि ये सब देखिए ये समुद्री तटों से ये लग रहा है। ये क्षेत्र क्या समुद्र, यहाँ पर देखिए कहीं बम्बई है तो ये बम्बई है, तो यहाँ पे क्या है, इस भी समुद्र से कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर बंगाल है का क्षेत्र है तो ये बंगाल के क्षेत्र क्या है, ये भी यहाँ पर समुद्र से कनेक्टेड है। तो ये व्यापार करने की दिशा से ये क्या है कि समुद्र से कनेक्टेड है, जिससे कि आयात और जो या निर्यात करे उनको इस चीज में यह सुविधा प्रदान हो। इस वजह से इन्होंने क्या किया, बंगाल को अपना पहले व्यापारिक केंद्र बनाया। और बंगाल क्या किस हर चीज से समृद्ध प्रांत था, और समृद्ध होने के कारण यहाँ पर अब इनका अंग्रेजों का यहाँ पर व्यापारिक केंद्र आगे बढ़ेगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं चीजों को। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि 1717 में फारूक सियार द्वारा अंग्रेजों को क्या किया गया था, चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह अधिकार केवल किसके लिए दिया गया था, यह अधिकार केवल सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के लिए दिया गया था। लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार करने के लिए इस फरमान को लागू करना शुरू कर दिया। जैसे कि कंपनी है, ये कंपनी क्या करना शुरू कर दिया कि जो फारूक सियार ने इसको जो फरमान दिया था कि अब चुंगी मुक्त करिए, तो इसके अधिकारी थे। ये कंपनी है तो कंपनी में देखिए ब्रिटेन के अधिकारी हैं, तो उन्होंने सोचा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको पता था कि इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, भारत में है क्या, हमारी कंपनी का व्यापार करते करते ये लोग अपना पर्सनल का भी व्यापार कर रहे हैं, निजी व्यापार कर रहे हैं। और इन्होंने फारूक सियार ने जो इसको दस्तक दिया था मुक्त व्यापार करने का, इसको ये लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं, अपने निजी व्यापार के लिए भी यूज करना शुरू कर दिए हैं। तो जिसको लेके उस समय को वहाँ का जो नवाब था उनके मन में पूरा रोष आ रहा है
कि ये खुद कंपनी तो अपना व्यापार मुफ्त में कर ही रही है और अपना निजी व्यापार भी कर रही है। उसके अलावा ये क्या कर रहे थे कि वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे, जैसे बंगाल है, बंगाल के जो लोकल व्यापारी थे, यहाँ के व्यापारी, इनको भी ये कंपनी के लोग आके क्या कहते थे कि आपका जैसे आपको मान लीजिए ये समुद्र पर आपका मान लीजिए तट है, इसको पार कराना है तो हम आपको जहाँ पर आप यहाँ पर 100 रुपया दे रहे हैं तो आप हमको ऐसा कम कीजिए 40 रुपया दीजिए, हम आपका माल यहाँ से हम अपने माल के साथ रख के आपको टपा देंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ के नवाब को जो है कि एक तरह से उनका इनकम जो है व्यापारियों के द्वारा आना बंद हो गया और व्यापारी भी सोचते थे ज़्यादा हमको जहाँ हमको 100 रुपये लग रहा है वो मेरा 40 रुपये में कम हो जा रहा है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा हो रही। कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इससे क्या है मुनाफा दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी और बंगाल की स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रही थी, क्योंकि उनके पास जो है इनकम का जो स्रोत है वो स्रोत यहाँ पर जो है ये कम होते जा रहा था। तो वहाँ का उस समय का जो नवाब था, वहाँ का नवाब उस समय बनता है सिराजुद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला से पहले का इतिहास में छोटा सा बताता हूँ। वहाँ पर देखिए बंगाल में क्या था, ये देखिए आपका बंगाल हो गया। बंगाल में था कि औरंगजेब के मृत्यु 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसकी दीवानी जो पद थी, और इसका दीवानी पद उस समय कौन संभाल रहा था, उस समय मुर्शीद कुली खान संभाल रहा था। मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान क्या कर रहा था, ये जो है मुगल शासकों का ये दीवानी का पद संभाले हुए था मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1700 से लेके 1700 से ये काम शुरू किया और यहाँ पर एक फौजदारी का पद था, फौजदारी, ये मुगल शासक का एक पुत्र था, वो फौजदारी का पद संभालता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये फौजदारी का पद का जो नवाब था मुगल शासक, वो अधिकतर दिल्ली में अपना समय व्यतीत करता था और दिल्ली में समय व्यतीत करने के कारण क्या करता है, ये समय यहाँ पर बंगाल में नहीं दे पाता था। तो ये क्या होता है, कुछ समय के उपरांत दीवानी और फौजदारी का पद क्या है, मुर्शीद कुली खान ही संभालने लगता है, दीवानी और फौजदारी दोनों का पद। तो क्या होता है उसके आगे चल के, इसने क्या किया कि छोटे किसानों को ऋण देना शुरू किया मुर्शीद कुली खान, और ये ऋण देना को कहते हैं हम लोग तकाबी देना शुरू किया ताकि उनका डेवलपमेंट हो। और वैसे किसानों को इन्होंने मना किया जो कि ऋण देने से, जो कि क्या करते थे, जैसे कर देने से मना करते थे, उनका एक बगल से सफाया किया और छोटे छोटे किसानों को इसने उठाया और उठाने के साथ उसको उससे कर प्राप्त किया। तो मुर्शीद कुली खान के समय सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसके मरने के उपरांत फिर बहुत से ऐसे शासक आए, लेकिन उनका कुछ वैसा इतिहास नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इनके बाद जो है मुर्शीद कुली खान के बाद यहाँ पर आ रहे हैं एक अलवर्दी खान। वो भी एक सैन्य अधिकारी रहता है, मिलिट्री सैनिक रहता है, वो बहुत ही योग्य से रहता है और योग्य रहने के कारण वो क्या करता है, बंगाल पे अपनी कुर्सी जमाता है और वहाँ पर फिर बंगाल का आगे का स्थिति को वो सुदृढ़ करता है। तो मुर्शीद कुली खान के बारे में हम लोग अब देखते हैं कि मुर्शीद कुली खान ने कैसे बंगाल की स्थिति को फिर संभाला। नहीं अलवर्दी खान, सॉरी अलवर्दी खान, वो मिटाने क्रम में अलवर्दी खान। देखिए अलवर्दी खान भी कहीं ना कहीं वो जो मैंने आपको बताया ना दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मुर्शीद कुली खान और अलवर्दी खान दोनों इस चीज़ से जो है परेशान थे, अंग्रेजों के इस निजी व्यापार को लेके और इसके दस्तक का दुरुपयोग से। लेकिन ये लोग समझौतावादी नीति को अपना कर चल रहे थे और ये बिना कुछ बोले ही एक तरह से जो जैसा चलने दे रहे थे। तो अलवर्दी खान के समय कोटेशन आया था कि बोला गया था अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी के छाते के तरह है, अगर इसको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देगी, अगर छेड़ने पर ये काट काट के मार डालेगी। ये यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन पूछा करता था आपको 3, 4, 5 के समय में, लेकिन अभी नहीं। तो क्या लाइन था, मैं लिख देता हूँ आपको। अंग्रेज जो है, अंग्रेज मधुमक्खी के छाता के
समान है जिसको छेड़ा न जाए, छेड़ा न जाए तो वह शहद देगी। समझ रहे हैं ना आप लोग, शहद देगी। और छेड़ने पर, और छेड़ने पर, छेड़ने पर काट काट के मार डालेगी, काट काट कर मार डालेगी। देखिए जो बच्चे यहाँ पर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मेंस में देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो ये कोटेशन है अलवर्दी खान का। ये आपको वहाँ पर नाम नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट वो आपको कोटेशन देगा और कोटेशन को आपको समझ के आपको उसका उत्तर लेखन करना है। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज ने यहाँ पर पीछे कर्नाटक का युद्ध किया, और कर्नाटक के युद्ध करने के उपरांत उन्होंने किस तरीके से फिर बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में मुक्त व्यापार का फरमान लेकर वहाँ पर चुंगी मुक्त व्यापार करने लगा। तो अलवर्दी खान के समय भी कुछ वो नहीं रहा, वो भी समझौतावादी नीति के तरह सब कुछ समान चल रहा था। लेकिन अलवर्दी खान के मरने के उपरांत इसकी क्या थी, 3 बेटियां थी। एक का नाम था, 3 बेटियां थी, एक का नाम घसीटी बेगम था, घसीटी बेगम, जिसका शादी जो है कहाँ, ढाका में हुआ है, ढाका में। और इस दूसरा जो रहता है उसका दूसरी बेटी का शादी आपको बिहार के पूर्णिया में होता है, पूर्णिया में, जिसका बेटा शौकत जंग रहता है, शौकत जंग। और एक और रहता है जिसका शादी पटना में हुआ है। तो छोटी वाली बेटी जिसका शादी पटना में है उसी का बेटा का नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और इसके मरने के उपरांत सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का को यहाँ पर क्या है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और जैसे ही इसको नवाब बनाया जाता है वैसे ही इसकी मौसी, इसका भाई, ये सब क्या होता है, सिराजुद्दौला का खानदानी दुश्मन बन जाता है कि हम जब प्रेजेंट थे तो इसको कैसे बना दिया। और ये कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला बहुत ही कुशल नेतृत्व का शासक था, समझदार, हर कुछ से परिपूर्ण था, इसको बना दिया गया। और जैसे इसके बनने के साथ ये दोनों क्या किया, ये अंग्रेज के साथ, घसीटी बेगम और शौकत जंग अंग्रेज के साथ मिलकर किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एक बात और कही जा रही है कि जब अलवर्दी खान बीमार था तो उसी समय एक ब्रिटिश डॉक्टर आता है इसके पास। तो ब्रिटिश डॉक्टर जो आता है अलवर्दी खान का इलाज करने, तो उस समय सिराजुद्दौला देखिए ब्रिटिश की नीतियों से इतना परेशान था कि वो सोचता था कि ऐसा कर रहा है ब्रिटिश, वैसा कर रहा है, हम रहते तो, हम नवाब रहते तो ये कर देते, वो कर देते। मतलब अगर 20 मिनट डॉक्टर इलाज करने के लिए आया है तो उसने 20 मिनट जो है अंग्रेज की नीतियों का बुराई कर दिया। इससे कि पता चल रहा है कि अंग्रेज के लिए आने वाला समय अगर सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो वो आसान नहीं रहेगा। और इसी के साथ जब वो अलवर्दी खान की मृत्यु होती है तो यहाँ पर सिराजुद्दौला नवाब बनकर आता है। और नवाब बन के आने के साथ ही सिराजुद्दौला ने जो फारूक शाह द्वारा दिया हुआ दस्तक फरमान था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये जो आपको फरमान मिला था 1717 में, वो जो फरमान सिर्फ कंपनी को मुक्त व्यापार करने के लिए दिया गया था, ना कि कंपनी के अधिकारी द्वारा निजी व्यापार करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो बोले नहीं, हमको ब्रिटिश हमारे कंपनी के लिए भी दिया गया है और हमारे निजी व्यापार के लिए भी दिया गया है। तो इससे उनके बीच जो है विवाद गहराता चला गया। और यह विवाद गहराते गहराते एक समय ऐसा आता है कि अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में विलियम फोर्ट की किलेबंदी करना शुरू कर दिया जाता है। वहाँ पर जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम का स्थापना किया जा रहा है, वहाँ पर किलेबंदी किया जाना शुरू किया गया है। तो जैसे ही देखिए सिराजुद्दौला पहले से ही खफा है और इसको पता चलता है कि ये
किलाबंदी कर रहा है बंगाल में, तो ये जाके उसको मना करता है अपने सैनिक अधिकारी को भेज के, लेकिन अंग्रेज इसको मानने से इनकार कर देता है। तो इनकार करने के क्रम में यहाँ 1756 में क्या करता है सिराजुद्दौला, यहाँ से सिराजुद्दौला 1756 में जाके फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके उसको क्या करता है अपने कब्जा में ले लेता है, और वहाँ पर एक अपना सैन्य अधिकारी को वहाँ पर ये क्या करता है सुपुर्द करके उस जगह फोर्ट विलियम को वो आ जाता है। और इसी के साथ फिर कहा जाता है समय बीतते गई, उधर उत्तर के साइड में मराठों का भी बोलबाला चल रहा था, और इसी के क्रम में मराठे लोग भी कहीं ना कहीं बंगाल पर, क्योंकि बंगाल शुरू से समृद्ध प्रांत था तो सबकी निगाहें कहीं ना कहीं बंगाल पर टिकी हुई थी। तो वो लोग भी अब अचानक से 1757 में ऐसी घटना घटती है जो कि हमें भी आज के लिए क्या है ना आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि सिराजुद्दौला जो इतना ब्रिटिश का खिलाफ हर कुछ में उसकी नीतियों के विरुद्ध था, तो अचानक ऐसी क्या घटना घट गई जो 1757 में उसने अलीगढ़ का संधि करता है, और अलीनगर का संधि करने के कारण वो अलीनगर की संधि के द्वारा उसने जो फोर्ट विलियम पर जो उस समय जो कब्जा किया था उसका पूर्ण रूप से अधिकार ब्रिटिश को दे देता है, और अधिकार देने के साथ उसमें समय जो आक्रमण करने में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई करने के लिए सिराजुद्दौला एग्री हो जाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ कि ऐसी क्या ऐसी, तो ये बस है कि आप ये कल्पना मात्र वहाँ से किया जा सकता है कि हो सकता है कि मराठों के आक्रमण के भय से ये ब्रिटिश शक्ति को अपना संरक्षण प्रदान करके ये चाह रही थी किसी तरह हम यहाँ पर अपनी शक्ति को मजबूत करें। तो और यहाँ पर देखिए क्या था बंगाल में कि बंगाल के लोग जो थे ना सिराजुद्दौला के नवाब बनने से कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ पर खपा थे अंतर्मन से, क्योंकि बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला यह चाह रहा था कि राजकोषीय व्यवस्था सुदृढ़ हो, जो पैसे कर के रूप में है वो आने चाहिए राज्य में। जैसे कि वहाँ का बैंकर था एक जगत सेठ, वहाँ का व्यापारी था मणिक चंद, इन लोगों पर क्या किया गया कि नवाब के द्वारा कि आप लोग भी कर दीजिए, तो लेने के लिए इन पर प्रेशर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग इनसे खफा हो गए थे नवाब से। तो इन्होंने क्या किया गुप्त रूप से एक रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से आ रहा था उसके साथ गुप्त रूप से संधि करता है, और उस संधि में कहा संधि बोलिए या फिर बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव की राजनीतिक कुशलता बोलिए कि उसके तहत इसने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का मेन आदमी है मीर बख्शी जिसको बोलते हैं, देख सके सिराजुद्दौला का जो मीर बख्शी का पद होता है, जो मेन सैन्य होते हैं मीर बख्शी, कौन था इस समय मीर जाफर था, मीर जाफर को अपने साइड में मिला लेता है अपना राजनीतिक कुशलता के कारण। कौन, ये रॉबर्ट क्लाइव ऐसा कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ने, और मीर जाफर को मिला लिया, फिर वहाँ के व्यापारी जो है मणिक चंद को मिला लिया, और वहाँ के जो बैंकर थे जगत सेठ उसको अपने में मिला लिया। तो इससे क्या हुआ कि एक घटना अब आ जाएगी ये सब मिलाने के उपरांत, तो कहीं ना कहीं भले अलीनगर की संधि हो गई थी अंग्रेजों के साथ नवाब की, लेकिन क्लाइव के आने से क्लाइव ये टच में था कि हमको जो है किसी तरह जो है नवाब का जो ये जो अकर है इसको कम करना है, इसीलिए उन्होंने एक इतिहास में कुछ अच्छे विद्वान जो हैं उन्होंने लिखा है, एक ब्लैक होल की घटना का भी आप लोगों ने चर्चा किया। ऐसी कोई इसको महज एक काल्पनिक घटना है, इसको मनगढ़ंत कहानी भी बोला जाता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसी समय जो दूसरे विद्वान थे उनके पुस्तक में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि ब्लैक होल की घटना घटी है। तो देखिए ब्लैक होल की घटना के विषय में कहा जा रहा है कि एक हॉलवेल थे, हॉलवेल ने बताया कि 146 आदमी को ये क्या किया नवाब ने, जिसमें कि स्त्री बच्चे और उसके अधिकारी थे, उनको एक काला कोठरी में बंद कर दिया गया, और जैसे ही उसको अगले दिन जब वहाँ से निकाला गया तो उसमें से मात्र 23 व्यक्ति जीवित थे, जिसमें कि हॉलवेल जो घटना सुना रहा है वो भी बचा हुआ था।
तो लेकिन इसकी कोई इतिहास में पुष्टि नहीं होती है, तो इसलिए आपको इस पर कोई प्रश्न उश्न नहीं पूछे, बस एक जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। तो अब इसी के उपरांत अब आगे चलिएगा, अब वो दिन आ जाता है इतिहास के पन्नों में जहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से अंग्रेजों का एक कहिए तो एक नींव पड़ना शुरू होता है बंगाल में, जिसको बोलते हैं 23 जून 1757 का, और ये कहा जाता है सबसे फेवरेट पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, देखिए पलासी का युद्ध अब 23 जून को होता है। अब देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जिसका नेतृत्व कर रहा है, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन है, मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का मीर बख्शी है, और यहाँ पर जगत सेठ, देखिए जगत सेठ वहाँ का बैंकर है, बंगाल का बैंकर। ये क्या करता है, वहाँ के जो व्यापारी हैं बंगाल के व्यापारी, उसको ऋण प्रदान करता है इंटरेस्ट पर, जैसे नहीं आप भी गांव के समाज में जो है सूद पर पैसा उठाता है, तो ये जगत सेठ से वहाँ के बंगाल के व्यापारी क्या करते थे, ऋण उठाते थे और उससे अपना व्यापार करते थे। तो ये जगत सेठ जिसका नाम था फतेह चंद के नाम से भी कभी कभी सवाल आपको पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा फतेह चंद। और यहाँ का एक व्यापारी था मणिक चंद भी बोलते हैं, और एक वहाँ पर थे राय दुर्लभ। ये सब क्या हुआ कि ये सब जो है क्लाइव के तरफ मिल गया, और इधर एक बगल आप देख लो सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला के तरफ ये बेचारा अलग, और ये सब मिले हुए। हालांकि ये सब अभी मिले हुए हैं, लेकिन ये लड़ेंगे, इसके तरफ से आके खड़े होंगे, ये सब यहाँ आके खड़े होंगे, लेकिन है किसका आदमी, ये क्लाइव का आदमी है। तो जब ऐसा युद्ध शुरू होता है, तो एक मीर मदन सिराजुद्दौला की तरफ से एक सैन्य छोटी सी सैन्य टुकड़ी जिसको संभाल रहा होता है, छोटी सैन्य टुकड़ी जिसको संभाल रहा है कौन, मीर मदन और मोहन सिंह और मीर मदन जो है। देखिए अब मैं ये घटना को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऐसा हुआ था कि पलासी के युद्ध में, कि जब भी युद्ध होता है आमने सामने की युद्ध हो रहा है, तो उस समय क्या था कि सबसे फ्रंट पे कौन संभाले हुए है, एक छोटा सा सैन्य टुकड़ी लेके मीर मदन और मोहन सिंह संभाले हुए हैं, और बीच में ये लोग बैठे हुए हैं मीर जाफर जगत सेठ, और उससे पीछे हमारे सिराजुद्दौला नवाब बैठा हुआ है। तो ये लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और इसी के बीच में ये क्या करता है, ये मीर जाफर, ये तो क्लाइव का आदमी था, तो ये महज ये देखिए युद्ध शुरू होते ही के साथ ही समझिए तो खत्म हो गया कुछ देर में। इसमें कहा जाता है ब्रिटिश के तरफ से मात्र 65 लोगों की मृत्यु हुई, बल्कि सिराजुद्दौला के तरफ से करीब 500 से ज़्यादा लोग हताहत हुए इस युद्ध में। तो इस युद्ध के कारण यहाँ पर अब क्या हो गया कि जैसे ही हुआ तो मीर जाफर ने यहाँ पर सिराजुद्दौला के पास, बीच युद्ध के दौरान मीर जाफर सिराजुद्दौला के पास जाता है और यह कहता है कि सरकार आप यहाँ से निकल लो, तो और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। तो फिर सिराजुद्दौला, तो मैंने शुरू में बताया था, वो एकदम कुशल और युद्ध का रणनीति जानता था। वो बोला यह समय किस तरह से मैं यहाँ से रणभूमि को छोड़ के चला जाऊँगा। तो मीर जाफर ने ऐसी चाल चली कि सिराजुद्दौला को लगा कि मुझे निकल ही जाना चाहिए, तो इस तरह से इसने इसको निकाल दिया, और सिराजुद्दौला के जाते के साथ ही मीर मदन मोहन सिंह की वहाँ पर मार, अंग्रेजों के हाथ मृत्यु होती है, और ये यहाँ से निकल जाते हैं। और सिराजुद्दौला के यहाँ से भागने के उपरांत ये जहाँ जाता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, ये किसी साइड अवध के साइड कहीं और जाने के क्रम में इसका क्या है, मीर जाफर का पुत्र ने इसकी हत्या कर देता है, और ये सिराजुद्दौला का पिक्चर खत्म हो जाता है। तो एक तरह से पलासी का युद्ध मोटा मोटी कुछ नहीं था, एक तरह से देखिए तो विश्वासघात का युद्ध था। यह युद्ध होने से पहले ही, यह देखिए आज के समय का जैसे क्रिकेट मैच फिक्सिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैच फिक्स होने से पहले ही परिणाम यहाँ पर पता है कि क्या होने वाला है। तो एक तरह से क्रिकेट मैच के तरह ये पलासी का युद्ध पहले से ही फिक्स था, जिसका परिणाम हम लोग को पहले से पता था। तो ये पलासी का युद्ध, अब देखिए तो कुछ विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि पलासी का युद्ध जो है नवीन चंद्र सेन ने अपने किताब में लिखा है कि उसने बताया है कि पलासी का युद्ध एक शाश्वत अंधकार का युग है,
लेकिन उसके विपक्ष में कुछ विद्वानों ने लिखा नहीं, प्लासी का युद्ध ये क्या है कि यह शाश्वत अंधकार का युग नहीं बल्कि एक विश्वासघात और धोखे से जीता गया युद्ध है। और इस युद्ध में क्या किया गया है, नवाब की हार हो रही है क्योंकि विश्वासघात वहाँ पर मीर जाफर ने किया। और फाइनली इस युद्ध में क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव विजयी होता है और विजयी होने के साथ ही मीर जाफर को वहाँ पर बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और यहाँ पर मीर जाफर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर नवाब बन के उभरेगा बंगाल का। तो अब देखिए मीर जाफर का काल पीरियड यहाँ पर शुरू हो रहा है, मीर जाफर नवाब बन चुका है। और इन सब के साथ भी देखिएगा ये जिनसे इन्होंने विश्वासघात किया है उसी तरह इनके साथ भी आगे चलकर विश्वासघात होता है। और ये नवाब के रूप में अब हमारे यहाँ पर बैठ गए हैं मीर जाफर, यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं मीर जाफर। तो मीर जाफर को क्या कहा जाता है कि ये जो जिस समय जीती थी नवाब, जिस समय रॉबर्ट क्लाइव ये प्लासी का युद्ध जीत गया था उस समय जो है 1,77,00,000 रुपए नवाब ने ब्रिटिश कंपनी को दिया। 1,77,00,000 रुपए प्लस में 24 परगना की जागीर दी, परगना की जागीर कंपनी को सौंपी। और इसी के साथ बिहार की, ये सब छोटे छोटे चीज आप लिख लो कॉपी में ताकि आप लोगों को कोई भी सा किताब भी पढ़ो ऐसे तो कहानी समझ में आ ही रहा होगा तो वहाँ पर आपको मदद करेगा। बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की, उड़ीसा में पूरा चुंगी मुक्त व्यापार करने का यहाँ पर इसको अधिकार मिल गया है इसी के साथ। तो यहाँ पर देखिए और खुद रॉबर्ट क्लाइव को खुद 20 लाख रुपए नगद इसको रॉबर्ट क्लाइव को मिल रहा है प्लासी के युद्ध जीतने के बाद। अब जो है यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं अब जो है बंगाल का दोहन जो है शुरू हो जाता है। अब बंगाल का दोहन शुरू हो जाता है और ये मीर जाफर अब यहाँ पर कठपुतली नवाब बन के कंपनी का रह जाता है। कंपनी को जब भी कुछ चाहिए तो मीर जाफर इधर आओ, ये चाहिए, बस फटाक से उसको अवेलेबल हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है अब मीर जाफर एक कठपुतली बन के रह गया था जो शासक बनने की चाहत थी। तो हालांकि मीर जाफर भी था, माइंडेड था, इसके पास भी दिमाग था कि हम जो है ये मात्र कठपुतली बन के रह गए हैं। तो कहा जाता है 1760 के आसपास, 1760 में ही कि अब जो है मीर जाफर अंग्रेजों की जो उसकी डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर जो है करीब करीब 24 लाख के आसपास उसके ऊपर कंपनी का कर्ज बन चुका था। तो कंपनी क्या था, देखिए जब भी ब्रिटिश आया है भारत तो उसका एक ही मंशा है, वो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना अपना। तो उसकी स्थिति उसी के लिए वो आया है। तो वो ऐसा आदमी को नहीं बैठाएगा कि जो कुछ दे ही नहीं। तो उसने क्या किया, एक वहाँ पर मैंने आपको बताया था वहाँ पे डच के बारे में, वहाँ पर डचों को क्या किया कि डच के साथ मीर जाफर का मिली भगत अंग्रेज ने साबित करके मीर जाफर को 1760 में उसके पद से हटा देता है। और यहाँ पर क्या कहता है, इसको हटा देने के बाद यहाँ पर है एक आता है वेलेस्ट, मीर जाफर का दामाद रहता है मीर कासिम। मीर कासिम ये कौन है, मीर जाफर का दामाद है, इसको गद्दी पर बैठाया जाता है और इसको मीर जाफर को नहीं। तो अब नवाब कौन बन गया यहाँ पर ना 1760 में कौन है, मीर कासिम बन रहा है वहाँ का नवाब। अब मीर कासिम क्या करेगा कि मीर कासिम जो है अब इसके बदले में नवाब बनने के बाद एक बर्धमान का क्षेत्र, चटगांव का क्षेत्र ये किसको देता है, अंग्रेज के हवाले करता है और कुछ रुपए भी अंग्रेज को प्रदान करता है नवाब बनने के। लेकिन इसकी जो मंशा थी मीर कासिम की कि खुद को शासक बनने का था, वो किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं बना था शासक, उसका था कि मैं खुद का शासन चलाऊं। तो कहीं ना कहीं मीर कासिम जो है यह अंग्रेज के बराबर हस्तक्षेप से तंग आ गया था और वो चाहता था कि हमारा खुद का क्या हो, साम्राज्य हो और जिसके की डिसीजन करता हम हो, हमारा सब कुछ रहे। तो यहाँ पर बात आ जाती है राजा बड़ा है कि राजा निर्माता। तो राजा निर्माता कौन है, यहाँ पर अंग्रेज है और यहाँ राजा मीर कासिम, लेकिन इसकी कुछ चल नहीं पा रही है। तो मीर कासिम भी बहुत सुयोग्य लड़का था, सुयोग्य नवाब था।
तो इसने क्या किया, ब्रिटिश के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर दी। मुर्शिदाबाद से सीधा मुंगेर हस्तांतरित कर दिया, और मुंगेर हस्तांतरित करने के उपरांत वहाँ पर एक गन फैक्ट्री खोला, बंदूक फैक्ट्री खोला, और वहाँ पर जो है अपने सैनिकों को यूरोपीय मॉडल पर उसको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ जो है अब जो है अंग्रेज को क्या लगा कि अब मीर कासिम भी हमारा जो मंशा है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसके ऊपर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनियों ने इसके ऊपर भी अब षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जिसका पता चलने पर मीर कासिम अपना जान बचा के कहाँ भागता है, अवध की ओर पलायन कर जाता है। और अवध का उस समय शासक जो रहता है शुजा उद दौला रहता है। एक सेकंड में आपको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए कहाँ आ गया मीर कासिम, ये अवध की ओर भाग गया। यहाँ पर देखिए अभी नवाब कौन था, मीर कासिम था। नवाब यहाँ पर मीर कासिम था, यहाँ पर मीर कासिम था। अब ये अवध पलायन कर गया है। अवध में वहां देखिए शुजा उद दौला, शुजा उद दौला, सिराज उद दौला मत समझ लीजिएगा, सिराज उद दौला का भी अलग इतिहास था। ये अवध का नवाब है शुजा उद दौला। और इसी के साथ एक और है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये भी अवध में ही आके बैठे हुए हैं। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों बैठ के मीटिंग करते हैं कि हमको जो है कंपनी को यहाँ से भगाया। तो देखिए मुगल शासक भी जो है इसको भी अपना गद्दी नहीं प्राप्त है, ये भी एक तरह से वहाँ से अपना गद्दी से इसको भी भगा दिया गया है, तो ये भी एक तरह से भगोड़ा है। बस इसके पास इतना आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इसके पास एक झोला है और एक स्टाम्प है, बस ये याद रखिएगा, एक झोला और एक स्टाम्प लेके शाह आलम द्वितीय भागा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर मीर कासिम पर जो है अंग्रेजों का, कंपनियों का जो दबाव बढ़ा, तो इसको तो नवाब किसने बनाया है, मीर कासिम को, इसको कंपनी ने बनाया है। तो कंपनी इसको उतारना चाह रहा थी। देखिए इसके पास क्या है, झोला है और स्टाम्प है। तो ये आ गया है अवध, अवध में ही मुगल शासक भी मिला हुआ है, और वो पूरा क्षेत्र किस में आ रहा था, मुगल शासक के दरमियान आ रहा था। तो मुगल शासक से ये चाह रहा है कि हम अपना ठप्पा जो है परमानेंट करवा ले, हमको कंपनी नहीं, हमको मुगल शासक नवाब बनाया है, इसका हम अपना कागज ठोस बनवा ले। इसलिए ये क्या करता है, इससे कोशिश करता है कि हम इसका जो है ना स्टैंप लगवा लेते हैं और हम परमानेंट यहाँ पर नवाब बने रहते हैं। लेकिन अब जो है ये प्रयास करता है, फिर आगे जब कहानी बढ़ रही है ये कि अब इन तीनों का मिली भगत हो जाता है कि हमको किसके खिलाफ लड़ना है, कंपनी के खिलाफ, यानी अंग्रेज के खिलाफ। उस समय जो है वहाँ पर जो उसका जो अंग्रेज के तरफ से या कंपनी के तरफ से जो संभाल रहा है पद, वो है वहाँ पर हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो के प्रेजेंस में अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक वो समय आ गया है कि अब यहाँ पर बक्सर का युद्ध का रणभूमि तैयार हो गया है, एक तरह से पृष्ठभूमि, बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध का ये पृष्ठभूमि तैयार हो गया है। ये देखिए बक्सर का युद्ध, ये कब होगा आपको यहाँ पर, ये बक्सर का युद्ध आपको यहाँ पर क्या होता है 1763 में बक्सर का युद्ध यहाँ पर हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध में यहाँ पर एक तरफ मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, और प्लस में यहाँ पर आपके दूसरे तक कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अब यहाँ पर क्या हो गया कि युद्ध जो ये, लेकिन एक सैनिक युद्ध है, यहाँ पर सैनिक, ये खुला रणभूमि में युद्ध हो रहा है। और वहाँ पर देखिए पलासी के युद्ध क्या था, एक षड्यंत्र था, युद्ध होने से पहले ही समझिए समाप्त था, क्योंकि मैच फिक्सिंग के तरह उसका परिणाम पहले से हम लोगों को पता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, यह खुला सैनिक युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में क्या कहते हैं, इस तीनों का मिली भगत भी काम नहीं आता है, और ये तीनों क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। तो इस तरह से है, ये तीनों पराजित हो जाते हैं और यहाँ पर कंपनी विजयी होती है। और ये बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध 1763 नहीं 1764, सॉरी
माइंड से स्किप हो गया था। ये 1764 में, 57 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध। और इस तरह से इनकी क्या होती है, पराजय होता है और यहाँ पर क्या होती है, कंपनी विजयी होती है। और जैसे ही ये विजयी होती है उसके साथ ही यहाँ पर ब्रिटिश का क्या होगा, अब जो है ब्रिटिश के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आएंगे और यहाँ पर कुछ संधियाँ होगी, जिसको कि यहाँ पर इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती है। और इस संधि को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हुआ था संधि। तो यहाँ पर संधि अब होगी इलाहाबाद की संधि करने कौन आ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव आ रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहे हैं, इलाहाबाद की संधि कर रहे हैं। इलाहाबाद 2 संधि होता है इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि में ये अवध का जो क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था इलाहाबाद का और करा का, इलाहाबाद और करा का क्षेत्र, करा का क्षेत्र क्या करता है, ये अवध से लेके नवाब को दे दिया जाता है। नवाब को नहीं, ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। मुगल शासक को दे दिया जाता है इलाहाबाद और करा का क्षेत्र, ये इसको प्रदान किया जाता है। साथ ही मुगल शासक, देखिए कितना बड़ा है, मुगल शासक ही जो है उसी का उस समय चल रहा है। इसको 26 लाख रुपए वार्षिक कंपनी भुगतान कर रही है इसके निजी खर्च के लिए। मुगल शासक के निजी खर्च के लिए कंपनी 26 लाख रुपए इसको शाह आलम द्वितीय को दे रहा है। और ये साथ में इलाहाबाद और करा का प्रदेश दे रहा है। और अवध को अब जो है दूसरी संधि, ये देखिए 8 जून के आसपास शायद ये संधि होती है, थोड़ा सा डाटा चेक कर लीजिएगा आप लोग। और फिर 4 दिन बाद ही दूसरी संधि होती है, 4 दिन बाद। और 4 दिन बाद दूसरी संधि में क्या कहा जाता है, अवध को जितना भी युद्ध का हर्जाना है वो युद्ध का हर्जाना अवध के नवाब से लिया जाता है। और साथ ही इस पर कुछ रकम अदायगी की भी इस पर थोपा जाता है कि आपको देना पड़ेगा। और साथ साथ ये यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक तरह से अवध को इसने बफर स्टेट के रूप में अपने समक्ष अपना बना लिया। अवध का क्षेत्र को अब ये बफर स्टेट के रूप में यूज। बफर स्टेट कहने का मतलब है ऐसा स्टेट जिसको जब अंग्रेज चाहे अपने सुविधा अनुसार उपयोग में ला सकता है। तो एक तरह से आप देखिए दिल्ली का दरबार भी मुगल शासक जो है ये भी उसके लिए खुल गया है। और अवध का क्षेत्र भी बंगाल के लिए, ये अवध का क्षेत्र भी ब्रिटिश कंपनी के लिए खुल गया। और बंगाल में तो उसको एक तरह से कहिए तो वहाँ की दीवानी प्राप्त होगी। बक्सर की युद्ध ने बंगाल को क्या कर दिया, बंगाल में कंपनी का सत्ता मजबूत कर दिया, बंगाल में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ कर दी। तो यहीं से कहा जाता है कि कंपनी की महत्वाकांक्षाएं ने व्यापारिक मंशा से इसको राजनीतिक क्षेत्र में इसको ला दिया। और इस तरह से किस यहाँ पर बताया जा रहा है, रॉबर्ट क्लाइव की प्रशासनिक राजनीतिक कुशलता ने यहाँ पर क्या किया, इन नवाबों का पराजय का कारण बना। और यहाँ से क्या हुआ, बंगाल में राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई, राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई। जितना मैं आपको अभी बता दिया, बस आपको ये कहानी की तरफ से एक बार में आपको नहीं समझ में आए, आप 2 बार इसको सुनिए और पूरी कहानी आपको एक स्टोरी आप चाहोगे कि नहीं मैं किताब में कहीं भी आपको इस तरीके से निचोड़ नहीं मिलेगा जैसा मैं बता। हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी पढ़ो, बाकायदा आप पूरा किताब में कहीं भी रहे पूरा निचोड़ आपको समझ में आएगा कि राहुल सर ने जो बताया वो क्लियर कट बताया है। और ये चीज़ें आपको 1 लाइनर एग्जाम में हो कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से बंगाल पर ब्रिटिशों ने अपना विजय प्राप्त किया है। आप यूपीएससी को ले लीजिए तो यूपीएससी के लिए भी सवाल जवाब मैं आगे करवाऊंगा आपको। फिलहाल आपको मैंने जितना टास्क दे रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को सुन गए समझ गए तो एक बार और इसको देखिए ताकि आपको पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छप जाए और दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर स्टोरी करो, हम लोग को देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग को स्टोरी याद नहीं रह पाती, कहाँ से रह पाएगी, चीज़ें एक साथ मिलती नहीं है कनेक्टेड रूप में, इस वजह से हम लोग को याद नहीं रह पाती है। अब जो मैं बता दिया आपको एक कनेक्टेड रूप में बताया हूँ, बस आपको एक बार और क्या करना है, एक बार में समझ गए अच्छी बात, नहीं तो एक बार और आपको देखना है इसको।
और इसी के साथ यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटिश राजनीतिक स्थिति में मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे ब्रिटिश की क्या हो जाएगी, यहाँ पर दीवानी, जो बंगाल की दीवानी है वो अपने पास रखेगा और नाम मात्र के लिए फौजदारी का पद किसको दे देगा, नवाब को सुपुर्द कर देगा। एक तरह कहीं से इनडायरेक्टली जो है अब ब्रिटिश का पूरा बंगाल पे नियंत्रण हो गया है। बस नाम मात्र के नवाब को क्या किया है कि आप वहाँ पर बैठा दिया है और जो भी इनकम आय होगी वो सब ब्रिटिश कंपनी रखेगी। और इसी के साथ वहाँ पर जो है, यहाँ पर द्वैध शासन भी बोला जाता है, यहाँ पर द्वैध शासन भी लागू हो गया। 1765 की बात है, 1765 में यहाँ पर आप कहते हैं द्वैध शासन लागू है, जो भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। और इसी के साथ अब वारेन हेस्टिंग आएंगे और वारेन हेस्टिंग 1772 में, वारेन हेस्टिंग 71-72, देखिए हिस्ट्री में क्या है, एक आध साल आगे पीछे चले तो उसको ये कि कोई घटना अगर है परफेक्ट ईयर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे का साल कोई मायने नहीं रखता है। और अब तो ऐसे ऐसे एग्जाम आ गए जहाँ पर ईस्वी की कोई वो जरा सी भी बात नहीं रह गई, फैक्ट पूछता है, एकदम से डाटा नहीं पूछ रहा है। वारेन हेस्टिंग आते हैं और 1771-72 में क्या करते हैं, द्वैध शासन को समाप्त करके वहाँ से पूर्ण रूप से अब बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण होता है। तो एक सवाल आता है कि कंपनी ने आने के साथ ही यहाँ पर जैसे ही बक्सर का युद्ध में विजय प्राप्त किया था तो क्यों नहीं इसने पूर्ण बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया। तो देखिए वो उस समय अगर शासन स्थापित कर देता तो वहाँ पर बंगाल की स्थिति ब्रिटिश कंपनी के समझ से बाहर हो जाती और कहीं ना कहीं लोग एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ बगावत भी कर सकते थे। इसलिए उसने पहले दीवानी का पद संभाला और दीवानी के साथ साथ उसने कैसे संभाला, मैं समझा देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं समझ में आ नहीं रहा है कुछ। तो देखिए एक मिनट, ये बंगाल हो गया, ये बंगाल हो, बंगाल में अब देखिए एक हो गया दीवानी, एक फौजदारी हो गया, एक हो गया दीवानी। ये दीवानी का पद ये कंपनी रख लिया अपने पास, जिसमें क्या होगा कि पूरा जो है इसमें क्या होगा, पर्सनालिटी यहाँ पर जो व्यवस्था होगी ये राजपाट जो कौन चलाएगा, राजपाट ये नवाब चलाएगा। लेकिन जो भी इनकम का सोर्स होगा ये सब आय जो है सब किसके कंट्रोल में हो गया, कंपनी के कंट्रोल में हो गया। और ये नाम मात्र का रहेगा कि बस आप देखभाल कर रहे हैं, राज का देखभाल नवाब कर रहा है, बस इतना सा ही रह जाएगा। तो ओवरऑल ये आज का सेशन आप लोगों का पूरा बंगाल विजय पर था कि अंग्रेजों ने किस तरह बंगाल पर विजय किया। और आगे इसके आगे हम लोग मराठा का देखेंगे कि मराठों पर किस तरह अंग्रेजों ने अपना विजय प्राप्त किया और वहाँ पर अपना कब्जा किया। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।